आज से 400 साल कबल किसी जापानी रईस का कीमती मर्तबान टूट गया। उसने मर्तबान की किरचियां उठाकर बाहर फेंक दी। वहां से कोई बुद्ध बख्शू गुजर रहा था। उसने किरचियां देखी, मुस्कुराया, किरचियां उठाकर अपने थैले में डाली और वहां से रुखसत हो गया। बख्शू की कलाई में एक सोने का कड़ा था। ये उसकी वाहिद मता थी, दौलत थी सारी उसकी दुनिया की। वो दूसरे गांव पहुंचा, सुनार के पास गया और उसकी वर्कशॉप में मुफ्त काम करने की पेशकश कर दी। सुनार ने उसे रिहाइश और मुफ्त खाने के एवज अपने पास रख लिया। बख्शू ने उससे दरखास्त की कि मैं सारा दिन तुम्हारे पास मुफ्त काम करूंगा, लेकिन शाम के वक्त अपने सोने का कड़ा पिघलाकर अपने मर्तबान की मुरम्मत करूंगा। सुनार को क्या एतराज हो सकता था। चुनाचे दोनों का सौदा हो गया विन विन रूल पर। बख्शू अपना सारा दिन सुनार का काम करता था और शाम के वक्त जब दुकान बंद हो जाती थी तो वो अपना कड़ा पिघलाकर सोना नरम करता था और सोने की तार से मर्तबान की किरचियां जोड़ता रहता था। बख्शू ने महीने भर की मेहनत से टूटा हुआ मर्तबान जोड़ लिया। मर्तबान मुकम्मल हो गया तो उसने उसे साफ करके दुकान के शोकेस में रख दिया। मर्तबान सोने की चमक की वजह से दूर से दिखाई देता था और देखने वाले बेख्तियार उसकी तरफ खींचे चले जाते थे। यूं वो मर्तबान चंद दिनों में पूरे इलाके में मशहूर हो गया और लोग उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गए। मगर बख्शू ने उसे बेचने से इनकार कर दिया। उसका कहना यह था कि यह मर्तबान किसी और की अमानत है। मर्तबान की तारीफ फैलते फैलते उस जापानी रईस तक भी जा पहुंची जो दरअसल उस मर्तबान का मालिक था। वो भी उस दुकान पर पहुंच गया। उसने भी मर्तबान देखा मगर उसे पहचान ना सका और उसने मुंह मांगी कीमत देकर मर्तबान खरीदने का ऐलान कर दिया। बख्शू ने नीलामी का बंदोबस्त कर दिया। बोली शुरू हुई और रईस बोली बढ़ाता रहा, यहां तक कि इलाके के तमाम रईस हार गए और वो रईस जीत गया जिसका वो मर्तबान था। रईस ने जब फखर के साथ मर्तबान उठा लिया तो बख्शू आगे बढ़ा और मर्तबान उसे देकर बोला, हजूर ये मर्तबान दरअसल है ही आपका और मैं आपकी चीज की कीमत आपसे कैसे वसूल कर सकता हूं। आप अपना मर्तबान यहां से उठाएं और मेरे लिए बस दुआ करें। रईस ने हैरत से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? बख्शू ने जवाब दिया, मैं फलां तारीख को आपके घर के सामने से गुजर रहा था। आपका ये मर्तबान टूट गया था और आपने इसकी किरचियां उठाकर बाहर फेंक दी थी। मैं किरचियां उठाकर यहां अपने पास ले आया, अपना कड़ा पिघलाकर इसे जोड़ दिया और जुड़े हुए टुकड़ों ने इसे पीस ऑफ आर्ट बना दिया। रईस हैरान रह गया। बख्शू ने बताया, पता क्या बताया? ये आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनना है। बख्शू ने बताया, टुकड़े अशिया के हों या इंसानों के, जब जुड़ते हैं तो ये चीज़ों और इंसानों को अनमोल बना देते हैं, ये इन्हें पीस ऑफ आर्ट बना देते हैं। चुनाचे मेरा मशवरा है कि आप चीज़ हैं या इंसान हैं, आप जब टूट जाएं तो आप खुद को बेकार ना समझें। अपनी किरचियां कचरा घर में ना गिरने दें। आप किसी जगह बैठे और अपने आप को हौसले, हिम्मत और बर्दाश्त के सोने से जोड़ना शुरू कर दें। आप ना सिर्फ दोबारा मुकम्मल हो जाएंगे बल्कि आप पहले से 1000 गुना कीमती भी हो जाएंगे और पीस ऑफ आर्ट भी बन जाएंगे। वो दिन है और आज का दिन है दोस्तों। याद रखिए, जापान में लोग टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़कर पीस ऑफ आर्ट बना रहे हैं। ये लोग अपनी जुबान में इस फन को किनसोगी कहते हैं। जापान में किनसोगी के अमल से गुजरने के बाद आम से प्याले, प्लेटें, मग और घड़े $1 मिलियन का आर्ट पीस बन जाते हैं और म्यूजियम में रखे जाते हैं या फिर लोग उन्हें अपने घर में सजाते हैं। यह फन सिर्फ अशिया की रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता दोस्तों, बल्कि इसके जरिए टूटे फूटे और तबाहाल इंसानों को भी जोड़कर, रगड़कर नया और महंगा बना दिया जाता है। जापानी कौम खुद भी किनसोगी का जीता जागता शाहकार है। दुनिया में आज तक एटम बम सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुआ और ये दोनों मर्तबा जापान पर गिराया गया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला और 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिराया गया और इन 2 बमों ने पूरी जापानी कौम को मर्तबान की तरह किरची किरची कर दिया। लेकिन आप किनसोगी का कमाल देखिए, जापानी कौम ने ना सिर्फ अपनी तमाम किरचियां जमा करके खुद को दोबारा कीमती बना लिया बल्कि ये अपने असल से भी ज्यादा कीमती हो गई। जापान की आज की बड़ी कंपनियां, खा ये टोयोटा हो, मित्सुबिशी हो, होंडा हो, टेलीफोन हो, उसके साथ साथ सोनी हो,
और इसके साथ साथ पैनासोनिक, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ये इन्हीं की बनाई गई हैं। ये दूसरी जंगी अजीम से कबल जापानी कौम दिफाई आलात और बम तोपें बनाती थी। इन कंपनियों ने जंग के बाद अपना कारोबार बदला और ये चंद बरसों में दुनिया की बड़ी तिजारती और सनती कंपनियां बन गई। जंग अजीम दोम से कबल जापान की फौज दुनिया की ताकतवर और खौफनाक फौज थी। पसपाई उनके सिलेबस में बिल्कुल शामिल ही नहीं थी। ये अगर जंग में हार जाते थे तो ये सुसाइड, खुदकुशी कर लेते थे, मगर शिकस्त के दाग के साथ घर वापस नहीं आते थे। दुनिया में दूसरा खुदकुश स्क्वाड भी जापानियों ने तैयार किया था। ये लोग कामिकाज़ी कहलाते थे। ये पायलट्स थे। ये हिरोशिमा से जहाज उड़ाते थे, फिजा में पेट्रोल के आखिरी कतरे और आखिरी गोली तक लड़ते थे और उसके बाद अपना जहाज दुश्मन पर गिरा देते थे और यूं महमूद और अयाज दोनों अनजहानी हो जाते थे। कामिकाज़ी बड़े जज्बे के साथ तैयार होते थे। लोग अपना नाम लिखवाते थे और अपनी सिलेक्शन के लिए बाकायदा मन्नतें मांगते थे और आखिर में जब ये अपने मिशन पर रवाना होते थे, उनका खानदान, दोस्त अहबाब और शाही हरकारे सलूट के साथ उन्हें और रुखसत करते थे और ये उसके बाद कभी वापस नहीं आते थे। 7 दिसंबर 1941 को जापानी कामिकाजियों ने अमरीकी बंदरगाह पर हमले करके अमरीकी नेवी को लोहे के चन्ने चुभवा दिए थे और यूं अमरीका भी जंगे अजीम दोम में कूदने पर मजबूर हो गया था। मैं बचपन से जब जापानी हमले के बारे में पढ़ता था तो सोचता था कि जापान कहाँ और अमरीका कहाँ, जापानी फिर अमरीका कैसे पहुंचते थे। जरा से बड़ा हुआ और नक्शा पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि जापान अमरीकी रियासत हवाई से ज्यादा दूर नहीं है। जापानी जहाज पैसिफिक ओशन से होते हुए अमरीकी ठिकानों पर हमले करके वापस आ जाते थे और जापान ये बार बार रिपीट करता था। जापानी फौज ने थाईलैंड, फिलिपाइन और इंडिया में बरतानिया और अमरीका दोनों की नाक जमीन पर रगड़ दी थी और अगर अमरीका इस पर बम, एटम बम ना गिराता तो ये भारत से बरतानिया का परचम तकरीबन उतार चुके थे। ये फिलिपाइन और थाईलैंड पर कब्जा भी कर चुके थे। जापानी बर्मा और भारतीय रियासत नागालैंड पर काबिज हो चुके थे और ये सिलसिला अगर चलता रहता तो भारत के बाद ईरान, तुर्की और फिर मशरकी यूरोप ये दूर नहीं था। हिटलर तकरीबन रूस तक पहुंच चुका था और अगर जापान भारत के रास्ते सेंट्रल एशिया या मशरकी यूरोप तक आ जाता तो 80% दुनिया जर्मनों और जापानियों के कब्जे में होती और आज दुनिया का नक्शा यकसर मुख्तलिफ होता। बहरहाल 6 और 9 अगस्त 1945 के दिन तुलू हुए। अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम फेंके और तारीख का धारा बदल दिया। जर्मनी और जापान मफतूआ हो गए और बरतानिया और अमेरिका फाते बन गए। जापान के पास शिकस्त के बाद 2 ऑप्शन थे। ये लोग बाकी जिंदगी अपने जख्म चाट कर और माजी की फतूहात के तराने गा गा कर जिंदगी गुजार देते या फिर किनसोगी के अमल से गुजरकर अपनी किरचियां समेटते और खुद को पहले से ज्यादा कीमती बना लेते। जापानियों ने दोस्तों दूसरा ऑप्शन पसंद किया और ये किनसोगी के अमल से गुजरने लगे। ये लोग दिफा से निकलकर मुआशी कौम बनने लगे। उन्होंने फैक्ट्रियों, मंडियों और खेतों को अपना जंगी मैदान बना लिया और कमाल कर दिया। जापान सालाना $900 बिलियन की मसनूआत एक्सपोर्ट करता है और ये एशिया और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में बिकती हैं। ये मुल्क चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है। चीन, रूस, कोरिया, भारत और अमेरिका के साथ उसकी लड़ाई है। चीन के साथ उसका मुतअद्दिद इलाकों पर तनाज़ा चल रहा है। रूस के साथ 125 साल से सखालीन के जजायर की वजह से इख्तलाफ है। कोरिया के लोग जापान को गासिब समझते हैं। जापान ने दूसरी जंग अजीम के दौरान भारत की रियासत नागालैंड को तबाह कर दिया था और अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए थे। चुनाचे ये हर तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने तमाम दुश्मनों के साथ खरबों डॉलर की तिजारत कर रहा है। जापानी गाड़ियां, कंप्यूटर, हैवी मशीनरी और अद्वियात पूरी दुनिया में जाती हैं और अपने दुश्मनों से भी खुलकर खाम माल मंगवाता है। जापान ने आजिज़ी और सादगी को भी अपना आर्ट बना लिया है। ये झुककर मिलते हैं और दूसरों के सामने बिछ जाते हैं। हाथ में लाना बेअदबी समझते हैं। चुनाचे बादशाह हो, वजीर आजम हो या होंडा करोला कंपनी का मालिक हो, वो सीना और गर्दन झुकाकर आपसे मिलेगा। पूरी कौम काम की आदी है। लोग 1 मिनट लेट नहीं होते। पूरी जिंदगी एक कंपनी या एक फैक्ट्री में गुजार देंगे और भी मुआवजा भी कभी
मुआवजे में इजाफे का मुतालबा भी नहीं करेंगे। 2 या हद 3 मरले के घर में रहेंगे, जिंदगी की आखिरी सांस तक काम करेंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी साल 3-4 इजाफी छुट्टियां हो जाएं तो ये दाढ़े मार मार के रोएंगे। आज से 3 साल कबल मुल्क में 9 छुट्टियां इकट्ठी हो गई थी और लोग रेलवे स्टेशनों, पार्कों और घरों के दरवाजे पे खड़े होकर रोने लगे थे। उनका कहना था कि हम 9 दिनों में क्या करेंगे। लोग पूरी दुनिया में छुट्टियों के लिए एहतिजाज करते हैं दोस्तों, लेकिन जापानी कौम जापान में छुट्टियों के खिलाफ और औकात कार में कमी पर एहतजाज होता है। हुकूमत अगर कौमी तातीलात कर दे या कंपनी के मालिकान औकात कार कम कर दें तो ये लोग सरापा एहतजाज बन जाते हैं, ये मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ईद आ रही है और हम लोग अभी इस सोच में हैं कि 5 छुट्टियां मिलेंगी या 6 छुट्टियां मिलेंगी। बहैसियत कौम हम लेजी कौम है, इसलिए पूरी दुनिया में हमारा कोई मकाम नहीं है। अगर आप भी दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, तो कम से कम जापानियों की एक आदत तो अपना लें। मैं समझता हूँ इस वक्त हमें भी किनसोगी के अमल से गुजर रहे हैं और उसके बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन है कि हमने अपने आप को अपग्रेड करना है या सुत्ते ही रहना है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा।